CRR टोटल डिपॉजिट्स का परसेंटेज में होता है, और SLR आपके डिमांड डिपॉजिट्स यानी जो करंट डिपॉजिट्स हैं, और जो टर्म डिपॉजिट्स यानी बेचारा हलवा है जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते हैं 5 साल 2 साल 10 साल के। का है मत सर हमारी क्लास चल टर्म रही है, देख लो। डिपॉजिट को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। टर्म का मतलब ही होता है, टर्म का मतलब क्या मैंने हुआ करी मैं मने ना कर रो रे, यही भटेला कह रो ना भाई? पूछ इंग्लिश ले 3 अगर मिनट हिंदी में इसको हम ट्रांसलेट करें, टर्म का मतलब क्या है? अच्छा, सुबह 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 जाएगा ना, देखी लाइट आ रही है ना, आ रही हाँ सुबह जैसे आ जाएगी ना, हाँ ऐसे ही आ जाना, तब हो सकता है मुझे जाना पड़े। टर्म का हिंदी का मतलब क्या है? TERM। टर्म का मतलब है एक पीरियड, यानी टर्म का मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि कोई काम आपको मिला, तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कितने टर्म के लिए मिला। टाइम टर्म सब एक ही बात है। हम मार दे भी खेत में टर्म डिपॉजिट्स का मतलब जो डिपॉजिट्स मार दिए खेत में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से अलग होते हैं। लूजर की टर्म डिपॉजिट्स मतलब जो आपके करंट डिपॉजिट्स है और सेविंग डिपॉजिट्स आज कौन जीतना हम उससे अलग होता है। जी सर, इसमें एक फिक्स टर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए पैसा जमा किया या 2 साल के लिए किया, बैंकों की स्कीम है अलग अलग टाइम की। 3 खेले तो, क्योंकि 2 तो मैं आगे संग खेलो, जो बैंकों ने जो स्कीम निकाल रखी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है आपका 5 साल के लिए 10 साल के लिए कराया, तो उसको बोलेंगे टर्म डिपॉजिट। मतलब 3 जीते आज हम, ठीक है सर, यानी जो टाइम के हिसाब से होता है। 3 उसमें ये नहीं है कि एक संग ना जीतो, आप गए और चेकबुक लेके और आपने बोला 20,000 रुपए जाके संग जीतो, 2 तेरे संग जीतो, ऐसा नहीं 3 हुआ जीते हम। सर। एफडी को हम टर्म डिपॉजिट कह सकते हैं सर। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। जी, बैंक ये कहता है कि आप ये हमारे यहाँ 2 साल के लिए पैसा जमा कर दोगे, तो हम आपको जो एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा देंगे उसकी सेविंग पर। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल रेट जो है सेविंग अकाउंट्स पे मान लीजिए 5% है 6% है, तो टर्म डिपॉजिट पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, 1% 1.5%। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि जितने टाइम के लिए आपने वो पैसा डिपॉजिट किया है, तो उस पैसे को फिर आप बीच में नहीं निकाल सकते। और इसका फायदा क्या होता है? जो आपको जैसे हाउसिंग लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, या कोई बिजनेस लोन मिलता है, वो जो लोन होते हैं वो आपके सेविंग डिपॉजिट्स के आधार मैं तो जा रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही है। याद रखिएगा, बैंकों में जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे मेरा सैलरी अकाउंट है बैंक, तो वो अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट। हला दो वो करंट अकाउंट नहीं होता। करंट अकाउंट केवल जो बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। कौन तो कह दिया मर जाई भूतनी से, मेरी मत गलती बताइयो, मैं मार रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, तो मैं खिला तो ये रहा हूँ, तो खेले मैंने खेले हूँ, मैं लड़ाई उसकी व्यवस्था मैं लड़ाई करवा ना, मैं लड़ाई करवा अकाउंट होल्डर है, अगर मान लो मेरी सैलरी किसी बैंक में आती है तो मैं सेविंग अकाउंट खुलेगा मेरा, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो जो बैंक लोन देते हैं, जैसे एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, वो टर्म डिपॉजिट्स के आधार पर दिए जाते हैं। यानी टर्म डिपॉजिट्स में कितना पैसा जमा है किसी भी बैंक में। क्यों ऐसा क्यों होता है कि करंट डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स, मान लीजिए टर्म डिपॉजिट करंट अकाउंट में मान लीजिए एक बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए किसी लोगों ने, सेविंग अकाउंट में 2 लाख जमा किए,
डिपॉजिट्स में 3 लाख जमा किए तो टोटल 6 लाख जमा हो गए। लेकिन जो बैंक अपना बिजनेस देखते हैं वो टर्म डिपॉजिट्स यानी जो 3 लाख रुपए जमा है उसी के आधार पर वो अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस यानी लोन देना। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के आधार पर क्यों नहीं करते? क्योंकि करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में बैंकों को नहीं पता कि आप अपना पैसा कब निकाल ले जाएंगे। समझ गए आप लोग? करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में बैंकों को नहीं पता कि आप अपना पैसा कब मांगने आ जाएंगे। अगर मैंने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो बैंकों को पता ही नहीं है कि हो सकता है मैं कल ही पहुंच जाऊं अपना पैसा वापस लेने। और बैंक क्यों नहीं देता लोन में? मान लीजिए मैंने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले और उसमें से अब सपोज करिए 80,000 रुपए बैंक ने लोन दे दिया किसी को और कल मैं पहुंच गया बैंक के मेरे को 90,000 रुपए चाहिए तो बैंक कहां से देगा? लेकिन टर्म डिपॉजिट्स में क्या है कि बैंक को पता है कि ये पैसा किसी भी व्यक्ति ने 1 साल के लिए जमा किया हुआ है तो उस पैसे को वो 1 साल तक के लिए किसी को लोन दे सकता है। क्योंकि बैंक को पता है कि अब ये आदमी 1 साल से पहले नहीं आएगा पैसा वापस मांगने। अगर किसी ने 5 साल के लिए पैसा जमा किया है तो उसी पैसे को वो 5 साल के लिए लोन पे दे सकता है। और किसी ने 10 साल के लिए जमा किया है तो बैंक उसको 10 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन दे सकता है। नो मुझे उधर मचा रहे तो पिटाई कोई कह रहे नो पहले तो छिड़ रहे हो। क्योंकि इस केस में क्या है 100 लोगों ने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए हमारे पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे सेविंग्स पर, जैसे मान लीजिए 5% या 6% दे रहे हैं, लेकिन जब वो किसी को लोन देते हैं तो 8% या 9% या 10% पर लोन देते हैं। यही बैंकों की कमाई होती है जिसमें उनकी सैलरीज भी निकलते हैं और खर्चे भी निकलते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो वो भी गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स और विड्रॉल की कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए बैंक अपनी कोई उसके संबंध में पॉलिसी नहीं बना सकते। पॉलिसी यानी प्लानिंग नहीं कर सकते। वो प्लानिंग किसके संबंध में कर सकते हैं? जहां बैंक को पता है कि ये पैसा अब हमारे पास 5 साल तक रहेगा, उसी पैसे को वो लोन की फॉर्म में बिजनेसमैन को या किसी कार लोन के लिए या हाउसिंग लोन के लिए लोगों को दे सकते हैं। जैसे हाउसिंग लोन आपने नॉर्मली देखा होगा 10, 15, 20, 25 साल तक के लिए है सर्विस। अब समझ में आया आप लोगों के? कुछ कौन के बीच में बोलते रहिए भाई, मुझे लगा डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। जी सर। मम्मी बेला की छोरी की बारात कब की है मम्मी? अच्छा, एक हमने आपको पढ़ाया था बैंक रेट और रेपो रेट, कुछ याद है उसमें? मैंने बताया था रेपो रेट वह रेट होता है जिसको आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है। कैसे देता है? Repo rate is the rate at which RBI lends to commercial bank like SBI, Bank of Baroda, Punjab National Bank। अब ये लोग कैसे देता है? लोन कैसे देता है? आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन कैसे देता है? क्या ऐसी लोन देता है जैसे बैंक आपको देता है? सर सिक्योरिटी ले लेता है। सर सीआरआर हो सकता है, सीआरआर से देता हो सर। हाँ, जो सीआरआर उसके पास रिजर्व होता है सर, रिजर्व बैंक के पास, तो उससे उसी से दे देता है सर।
आप बताओ, आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ सर वही सीआरआर होता है सर बैंकों का। क्योंकि आरबीआई के पास आरबीआई पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास तो जमा होता नहीं है। अब वो खेला सर बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, एक तो डेफिनेशन हो गई रेपो रेट, एक वह रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो तो करीब गया दिखे, वो कहाँ गई, घेर पे देखी गई है। कि हो सकता है ये पैसा सीआरआर का हो सकता है ये पैसा एसएलआर का भी हो सकता है। एसएलआर तो सर बैंकों के पास खुद के पास ही रखा होता है ना सर। हाँ, इसीलिए एसएलआर का पैसा आरबीआई के पास नहीं है, क्योंकि वो पैसा आरबीआई के, जैसे मैंने आपको बताया था ना, गांव का जो प्रधान है, ठीक है, उसके पास पैसा सीआरआर का ही होगा, एसएलआर का नहीं होगा। एसएलआर का जो परसेंटेज है वो बैंक अपने पास ही रखते हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा। घर ही दबा करो, घर पे ही है, बेड के पीछे अंदर कमरा में। हाँ हेलो नकुल। हेलो नकुल। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर आप। सही हो जा रहा है, सही हो रहा है, ऐसे ही बढ़िए आप आगे। जी सर, आपका जो शुभकामनाएं रही तो सर आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ओके ओके ओके, पढ़ो पढ़ो। जी सर। रेपो रेट तो हो गया जिसमें कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, सिक्योरिटीज या बॉन्ड है। और बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन उधार लेते हैं। सर देन रिवर्स रेपो क्या होता है? सर बैंक रेट शायद वो होता है सर, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जिसमें कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को पैसा जो जिस बैंक रेट पर सर जिस पे इंटरेस्ट पर देता है उसको शायद ऐसा कुछ है क्या? सर कॉमर्शियल बैंक रेट वो होता है। इनकम जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पीसीएस में बहुत बार आया है, करीब करीब तकरीबन हर साल ही आता था। सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। क्या यही? अरे जा रहा ना है, देखिए सब अच्छा, सब्सिडी क्या होती है? चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्सिडी बताइए। सब्सिडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बट एक्चुअली सब्सिडी होती क्या है?
सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। पहले डीजल और पेट्रोल पे भी कुछ सब्सिडी मिला करती थी बहुत साल पहले, मतलब से 25-30 साल पहले। लेकिन सब्सिडी होती क्या है? सर आर्थिक सहायता में दी जाने वाली छूट। आर्थिक सहायता के लिए दी जाने वाली छूट। देखिए किसी भी छूट कहते हैं। हाँ छूट कहते हैं। मैं ये छूट तो पूछ रहा हूँ आपसे, छूट होती क्या है? सब्सिडी का मतलब हिंदी में छूट ही होता है, लेकिन छूट है क्या? देखिए छूट है, मैंने आपको बताया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जब लागत मूल्य से कम पर कोई चीज चाहे वो किसी कंज्यूमर को दी जा रही हो, कंज्यूमर यानी आप और हम, या वो किसी फैक्ट्री वाले को दी जा रही हो, या किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत दी जा रही हो, बात करूंगा उसी को सब्सिडी कहा जाता है। सर एक्चुअल में सर कैशबैक था क्या सर? सब्सिडी जैसे कैशबैक अलग होता है। कैशबैक क्या होता है कि आपको उसमें सब्सिडी नहीं दी जाती। आपसे कहा जाता है कि भाई जो बाजार में मिल रहा है जिस दाम पर उसको ले लो, और उसका हम 5% 10% आपको वापस कर दें। ये होता है कैशबैक। ये तो एक छोटी सी चीज है कि आप भाई मार्केट में जो मिला, जिस रेट पे मिल रहा है, मान लो कोई ग्रुप है, उसको बोला जाए भाई मार्केट में जिस रेट पे मिल रहा है बेकार आ रही है लाइट, कल की तरह है ना, उस पर हमको छूट दे देंगे, कल की तरह है। फिर एक्चुअल में सर जैसे उनको प्रकोप है घर में, तुम निकल जाओ। तुम जैसे मैं आपको तुम्हें पकड़ेंगे, मुझे तरफ पकड़ेंगे, तो पहले जैसे मान लीजिए हैंडलूम का कपड़ा, मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा तो मैंने तो ये कपड़े होते हैं वो नॉर्मली सस्ते होते हैं। अगर सस्ते नहीं भी होते तो वो उन पर सब्सिडी जरूर मिलती है। तो मम्मी बता रहा हूँ, तुम्हें बता रहे वो सब्सिडाइज्ड होते हैं, यानी अगर सब्सिडी ना मिलती तो और ज्यादा महंगे होते। तो हैंडलूम कपड़ों पे मान लीजिए कि गवर्नमेंट सपोज करती है 10 रुपए पर मीटर की सब्सिडी देती है, और उसको 90 रुपए में बेच देती है। यानी 100 रुपए मीटर कपड़ा था, गवर्नमेंट ने उसको 90 रुपए मीटर में बेच दिया। तो इसमें अब क्या हुआ कि कंज्यूमर को तो 90 रुपए देने पड़े, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कितने मिलेंगे? ₹100 मीटर का कपड़ा है, सरकार ने कहा कि हम 10 रुपए मीटर, यानी 100 रुपए मीटर का कपड़ा है, सरकार ने कहा 10 रुपए मीटर की सब्सिडी देंगे, तो आपको वो 90 रुपए मीटर में मिलता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पैसा मिलेगा इसमें? सर उसको तो 100 रुपए मिलेगा, क्योंकि वो तो सरकार दे रही है ना उसको, तो उनको तो 100 मिलेगा, सरकार अपनी तरफ से दे रही है सब्सिडी। हाँ देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वो 100 रुपए मीटर का कपड़ा, 100 रुपए मीटर कपड़ा जब बना, इसका मतलब वो 100 रुपए मीटर, 100 रुपए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल गए। अब सरकार ने क्या किया, उसको 10 रुपए मीटर की सब्सिडी दे दी, तो वो आपको 90 में मिला। तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट will be equal to net national product at market price plus subsidies minus indirect taxes. Indirect taxes मतलब जैसे सेल टैक्स है, एक्साइज है, अब तो सब जीएसटी में मर्ज हो गया। जैसे मान लो जीएसटी की हम बात करेंगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो फैक्टर कॉस्ट
उसका मतलब है कि वहां पर ना टैक्सेस हैं ना सब्सिडीज, वो नेट फैक्टर कॉस्ट होती है। जो अगर जैसे मैंने बताया आपको टेलीविजन बनाया 50,000 रुपए का, कॉस्ट का मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना मिला। मैं प्रिंसिपल देख रहा हूँ। अगर उसमें हम टैक्सेस भी लगा देंगे तो वो किस पे हो जाएगा, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जब वो मार्केट में आएगा तो उस पर टैक्स लगा हुआ आता है। अब जो भी रेट ऑफ टैक्स हो जो सरकार निर्धारित कर दे, कहते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट है उस पे आप सब्सिडी ऐड कर दें और टैक्सेस घटा दें। ना मर गई। अच्छा, एक और होता है, जैसे गवर्नमेंट सरप्लस की हम बात ये ना पर अंधी है, अंधी आंखन तंदी नाम है ये ना रे अंधी तनो के ना अंधी के नाम है जो आंखन तंदी। गवर्नमेंट सरप्लस क्या मोबाइल चल रही, मैं तो मोबाइल चार्ज कर भी गवर्नमेंट सरप्लस का मोबाइल चार्ज कर भी आ रहा हूँ। जिसे है ये जो सरकारी कंपनी है ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। इन्वर्टर चार्ज है तुम्हारा मोबाइल लगा दे। सर्विस प्रोवाइडर्स दे प्रोवाइड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है रेलवे और कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो उस पर जो प्रॉफिट मिलता है इन डिपार्टमेंट्स को उसको गवर्नमेंट सरप्लस। तो अब इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कोई बात is equal to net as a product at market price देख ले प्लस सब्सिडीज। पहले फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज ऐड थी प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हम पढ़ चुके हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ हम जोड़ देते हैं। जब हम मार्केट प्राइस और एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या निकला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप लोग इसको थोड़ा पढ़िए, अगर एनसीईआरटी की कोई आपके पास बुक अवेलेबल हो तो मे बी शायद 11th के उसमें, अगर 11th क्लास की कोई बुक होगी तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए। जब भी कोई लेक्चर अटेंड करें आपको पहले से पता तो होता ही है कौन सी सब्जेक्ट की क्लास होने जा रही है, और ये भी पता होता है कि लगभग क्या टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसकी एक फर्स्ट हैंड रीडिंग मार्क आएगा, तब चीजें ज्यादा क्लियर होगी। बजाय मैं यहाँ पढ़ाऊं उसके बाद आप किताब पढ़ें। मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इनकम है वो उसका जो काउंटिंग का तरीका है, एक तो प्रोडक्शन मेथड हो गई, आपकी इनकम मेथड हो गई, और क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, जीडीपी का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप 2 सेकंड में क्या बताओगे उसको? जीडीपी मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आपके देश के अंदर की कितनी इनकम है, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं,
डोमेस्टिक, घरेलू। C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, या X माइनस इंपोर्ट्स, X माइनस M का मतलब क्या होता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब आपके नेट एक्सपोर्ट्स। अभी नेट एक्सपोर्ट है, माइनस में है या प्लस में है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं अक्सर? सर बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना डॉलर आप खर्चा करते हैं, कितना डॉलर कमाते हैं। तो जाहिर है डॉलर खर्चा तब करेंगे जब हम इंपोर्ट करेंगे, और कमाएंगे तब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, बड़े बड़े यानी जो रिच कंट्रीज बोले जाते हैं, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, यूएसए, कनाडा, ये रिच कैसे बने? हम क्यों नहीं बने, वो कैसे बन गए बताइए? सर वो निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। सर वो निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। ठीक बात। सर मैं बताने की कोशिश करूँ सर इसमें। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे कि हमारा यूएसए इस समय एक प्रकार से सर वहाँ पर तो सबसे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं सर, उन पे भी डिपेंड करता है किसी देश का अमीर होना गरीब होना। तो सर वहाँ कितने दिन पहले जो हमारी औद्योगिक क्रांति आई थी, और वहाँ से कितनी तकनीक आ गई सर उत्पादन का, उसमें ज्यादा डिपेंड करता है सर। जब हमारे पास उत्पादन होगा, नेचुरल रिसोर्सेस होंगे सर हमारे पास, तभी तो हम निर्यात ज्यादा कर पाएंगे। हमारे यहाँ की तकनीक सर अभी उतनी विकसित नहीं है उनकी अपेक्षा। हालांकि हमारे यहाँ पर नेचुरल जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम अभी इतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। देखिए ऐसे समझिए आप इसे कि आपके फादर की इनकम मान लीजिए 50,000 रुपए महीने है, ठीक है। अब उनके आप बहन भाई यानी 2 लोग हो गए, आपकी मम्मी हो गई 3 लोग, और पापा 4 लोग। आपके घर में कमाने वाले केवल 50,000 दे रहे हैं, यानी आपके पापा। अब सपोज करिए 50,000 में से वो 10,000 रुपए मम्मी को दे देते हैं, आपके को 10,000 रुपए आपको दे रहे हैं, और 10,000 आपकी सिस्टर को दे रहे हैं। 20,000 रुपए की आपकी सेविंग हो गई। अब दूसरे के एग्जाम्पल लीजिए कि उन्होंने आपकी मम्मी को 30,000 रुपए दे दिए। अब मम्मी ने आपकी ने 10,000 रुपए अपने पास रख लिए, 10,000 आपको दे दिया, 10,000 आपकी सिस्टर को दे दिए। हाँ, 10,000 रुपए आपके पापा ने भी रख लिए, तो 10,000 की सेविंग होगी, 20,000 की काम भाई वो भी तो रखेंगे कुछ। अब आप ये सोचो कि आपकी मम्मी को उन्होंने 15,000 रुपए दिए, उन्होंने अपने पास अपनी कटौती कर ली, 5,000 रुपए रख ली, और आपको 15,000 रुपए दे दिए, सिस्टर को भी आपकी सिस्टर को भी 15,000 रुपए दे दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इनकम है उसको आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसको फिर रिडिस्ट्रीब्यूट कर लें, वो इनकम आपकी बराबर ही रहेगी। यानी हमारे देश का जो पैसा है हम उसको चाहे गरीबों में बांट दें, चाहे हम उसको लोन दे दें, चाहे हम अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, उसमें खर्च कर दें,
ये तो हो सकता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारे संसाधन हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटर हो सकता है। लेकिन आप रिच तभी होंगे जब आपके पास पैसा बाहर से आए, यानी आपके घर में खुशहाली तभी होगी जब आप में से आप भाई बहन में से किसी एक की नौकरी लग जाए। तो आपकी जो घर की इनकम है वो 50,000 से बढ़ के हो सकता है 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, तभी तो खुशहाली आई ना। ऐसे ही जब तक हमारा एक्सपोर्ट यानी पॉजिटिव नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, यानी नेट नहीं होगा, तब तक यानी हम डॉलर्स नहीं कमाएंगे, डॉलर्स कम खर्च करेंगे, कमाएंगे ज्यादा। उसी से आपकी ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम की स्पीड बढ़ेगी। ये जो जापान में खुशहाली आई विद इन मतलब 25 इयर्स, बाकी कंट्रीज तो बहुत साल है, अगर हम टाइम की बात करें तो बहुत साल लग गए उन्हें। क्या हुआ जापान में कि इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन वो लोग लेके आए, हर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचा दिए जापानीज, और उसी की कॉपी करके साउथ कोरिया ने, फिर चाइना ने उस मॉडल को अडॉप्ट किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो अभी हम क्या बात करते हैं आपसे कि जीडीपी का मतलब C प्लस आई प्लस जी। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कंट्रीज कंजम्पशन, ऑल प्राइवेट कंजम्पशन, ड्यूरेबल गुड्स का हो चाहे नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हो गया आपका GNP। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या अंतर है इनमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? हाँ बोलिए। सर मैक्रो जो होती है वो मतलब एक पर्सनल यूनिट है, और माइक्रो जो होती है वो ऑल ओवर कंट्री की जो इनकम मतलब इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है वो होता है। देखिए, माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। कंप्यूटर स्टेट अभी अभी जो मैं आपको जैसे नेशनल इनकम की बात कर रहा था, जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट और ये सब जो मनी सप्लाई की बात कर रहा था, सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। जब हम सीआरआर एसएलआर की बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है स्टडी, ये पूरे देश की है, इसलिए उसको मैक्रो यानी बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो जो हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसीजन मेड बाय द पीपल एंड बिजनेसेस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बताया था ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कोई कंपनी कैसे कर सकती है, हाउ ए कंपनी could maximize its production and capacity, यानी जो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम से कम हो सकती है, अपनी लागत कम करना किसी कंपनी के लिए या कोई इंडिविजुअल है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या डिमांड करना है, किस चीज की सप्लाई मार्केट में है, तो आप उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, यानी
स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कंपनी। अगर पर्सन की हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो अपने जो उसकी यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। कंपनी कोशिश करती है कम लागत पे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। तो किसी पर्सन की यानी एक व्यक्ति की या किसी एक बिजनेस की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको स्टडी किस चीज की, जो बिहेवियरल पैटर्न है। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम नेशनल इकोनॉमी पढ़ते हैं, मनी सप्लाई पढ़ेंगे, यानी पूरे कंट्री का बिहेवियर, पूरे कंट्री की पॉलिसी, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीजें किसी इंडिविजुअल को प्रभावित करती हैं, किसी इंडिविजुअल कंपनी को प्रभावित करती हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कभी? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई आपकी बराबर हो जाती है। जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होती है, इक्विलिब्रियम सेट इन नहीं होगा, यानी कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें घटेंगी। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, वहां प्राइस सेट हो जाता है। वही कर्व होता है, डाउनवर्ड अपवर्ड। और मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बेरोजगारी है, ब्याज दरें हैं, इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, मनी सप्लाई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इंडिविजुअल है यानी कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस है। लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो मतलब करेंसी छापनी चाहिए। आप लोगों ने देखा हो तो कुछ इकोनॉमिस्ट इंडियन गवर्नमेंट को राय दे रहे हैं कि आप जो करेंसी है यानी नोट छाप लीजिए, नोट छाप लीजिए और लोगों को बांट दीजिए। मनी सप्लाई मैंने बताया था ना आपको, मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4, वो क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलो है, कुछ लोग बोलो। हेलो जी सर। तो आप लोगों ने सुना मुझे? जी सर सुना सर। तो क्या आप लोगों को क्या मानना है कि करेंसी प्रिंट कर लेनी चाहिए, पब्लिक को बांट देनी चाहिए? भाई क्या हो गया, गरीबों में 1-1 लाख रुपए बांट दें सबको, 2-2 लाख रुपए। मनी एक-एक करके बोलिए। पैसा सर, जो मुद्रा की वैल्यू वो तो गिर जाएगी सर, मार्केट में पैसे की उपलब्धता होगी तो फिर सर काफी सभी लोगों में पैसा होगा तो फिर सर जो हमारा सभी का वर्कलोड है वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, तो फिर सर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिगड़ जाएगा। अरे तो कोई गरीब ना रहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, एक समाज में सभी तबके का होना निश्चित होना चाहिए, क्योंकि सर कोई भी कुछ वर्क नहीं करेगा फिर तो जो भी कंपनियां में जो वर्कर्स हैं वो भी उनकी उपलब्धता घट जाएगी, जो भी भारत का ढांचा वो सर बिगड़ जाएगा। काम तो करना चाह रहे हैं ना लोग, लेकिन लोग वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसकी? मुद्रा की कीमत गिर जाएगी, वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सर। भारत में लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो
हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे कि मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आ जाएगा तो उसकी तो वैल्यू फिर कम हो ही जाएगी, प्लस जो हमारी प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से फिर इन्फ्लेशन फिर हो जाएगा। नहीं, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा जब हमारे पास हमारे दुकानों में फैक्ट्रीज में तो सामान भरा हुआ है। इन्फ्लेशन तो तब बढ़ेगा जब चीजों की कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए टमाटर की फसल खराब हो गई, मंडी में टमाटर कम पहुंच रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जो आपके डेली यूज की जो चीजें हैं फैक्ट्रियों में दुकानों में भरी पड़ी है, हमको कोई लेने वाला नहीं, तो फिर ये इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? सर जी, की मात्रा को स्थिर करना होता है ना सर, जैसे कि डॉलर हमारा 65 है, डॉलर में 1 रुपए की मात्रा सर वो भी तो रहती है। तरलता मनी को हम लिक्विडिटी मानते हैं। जैसे अच्छा, ये टॉपिक आप सुनिए, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि इसमें 2 क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कब एडवाइजेबल है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कब एडवाइजेबल है। क्या अगर मान लीजिए इकोनॉमी में रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई ठीक ठाक है, मतलब कमी नहीं है कोई, बल्कि ज्यादा ही है, तो क्या करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। दूसरा, मार्केट में चीजों की कमी है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कपड़ों की कमी है, जूतों की कमी है, जूतों की कमी है, टेलीविजन की कमी है, कारों की कमी है। इसको आप दोनों तरीकों से पढ़िएगा और अगली बार हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे 10-15 मिनट क्योंकि ये क्वेश्चन डिबेट का है टेलीविजन पे, केवल क्वेश्चन डिबेट होती है टेलीविजन पर, लेकिन आप समझ और जब मैंने आपको मनी सप्लाई पढ़ाई थी, CRR SLR, इससे भी लिंक करके देखिएगा इसको, यानी इन्फ्लेशन, CRR SLR और मनी सप्लाई क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जाहिर है मतलब करें तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। जैसे कई बार अब ये होता है कि बैंक बोलता है साहब कैश ज्यादा मत निकालिए, कम निकालिए। एक समय ऐसा हो सकता है बैंक ये कहे आपसे कि जितना कैश चाहिए उतना निकाल लो, यानी वो मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो अब मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, सरकार को करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। इन्फ्लेशन का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ ऑलरेडी उसके हिसाब से कितनी करेंसी प्रिंट करनी चाहिए, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हम अंडर प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, तो क्या हम ओवर प्रोडक्शन से करेंसी प्रिंट का जो हार्मफुल प्रभाव पड़ेगा उसको मतलब मेकअप कर सकते हैं। लॉजिकली सोचिएगा और कुछ पॉइंट्स बनाइएगा, क्योंकि ये आपके, मैं 100% तो नहीं कह सकता, बट इस पर सवाल 90% पूछा जाना चाहिए। आपके इंटरव्यू में हो सकता है पूछें, या मे बी आपके एक सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आया है जनरल स्टडीज में इस सब्जेक्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। जी सर, ठीक है। और आप एक चीज बताइए कि हम आगे वाले टॉपिक पे यानी नेक्स्ट मंडे में, वो ट्यूसडे में
हम लोग मैं क्या डिस्कस करूं बताइए सर। टैक्सेस। हैं? टैक्सेस? हाँ सर। टैक्सेस में क्या? टैक्सेस तो आप तो सब क्लियर है, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, उसमें क्या? सर एलपीजी ले लीजिए सर। हैं? एलपीजी। एलपीजी? सर लिबरलाइजेशन। सर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सर इनसे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं सर, इनको आप डिस्कस कर लीजिए। जी सर, और पॉवर्टी। मैं तो सब डिस्कस कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, आप लोग कुछ जैसे अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तो सीधे सीधे हो गया कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं अगर क्वालिफिकेशन से नीचे मिलती है तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, और अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो लेकिन मतलब इसमें क्या ये ऐसा मुझे तो नहीं लगता है इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा। हाँ ये हो सकता है सर मेंस का क्वेश्चन बनता है एम्प्लॉयमेंट में सर, जैसे कि उसके पैरामीटर्स क्या है। इसमें ये क्वेश्चन सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या हैं, बस ये बनता है इसमें। चलिए ठीक है, हम अगली बार अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस दोनों ही कवर कर लेंगे। हम अगली बार एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेस पॉवर्टी भी उसके साथ ही कवर कर लेंगे। देखिए जब पॉवर्टी की बात करते हैं थोड़ा सा पॉवर्टी सर इंडियन फाइनेंस के क्या रहेगा सर, इसका रिलेटेड टॉपिक है थोड़ा सा। बार के ऐसी विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी दिया जाता है, गूगल से सर्च करना आप लोगों को और उसको समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे पढ़ा होगा आपने बहुत प्रकार का होता है, ऐसे ही टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इसमें ये क्वेश्चन पैदा होते हैं कि अब आज जो इंडिया में टैक्स रेट हैं, चाहे जीएसटी के हों यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के, चाहे इनकम टैक्स के हों, क्या जो इतने जैसे जीएसटी में हाईएस्ट रेट है 28%, इनकम टैक्स का जो हाईएस्ट रेट है वो है 30%, उसके अलावा सरचार्ज भी है, तो क्या इतने होने चाहिए टैक्सेस? ज्यादा टैक्स होने का उसके क्या मतलब एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कम टैक्सेस होने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इकोनॉमी के लिए कैसे होते हैं, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, गरीबी को बहुत जल्दी से कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप पढ़ के आइएगा। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो हम पॉवर्टी, आपके टैक्सेस और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इस पर डिस्कस करें, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। शुभम भाई है क्या? शुभम भाई गए क्या? भाई मतलब नेट इनकम और इंटरेस्ट तो पता है ना? आज तो नहीं पता। भाई आज तो नहीं, थोड़ा बता दिया करिए, बाकी आप बता दिया करिए तब कर
जाती है। क्या कह रहे हो? अरे बोलिए। हाँ, और भैया मैं ये कह रहा था, जैसे सर ने जैसे करेंसी का बोला था कि करेंसी जब ज्यादा जैसे हो जाती है, हमारे पास ज्यादा छाप देती है गवर्नमेंट, तो उसका क्या मतलब जो प्रभाव है वो क्या पड़ते हैं? तो मैंने पढ़ा था है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शायद ऐसा हुआ था जर्मनी के साथ में। हाँ, तो उसके पास तो मतलब करेंसी इतनी थी कि एक उसमें एनसीईआरटी में दिखाया गया एक पिक, तो उसमें तो ये दिखाया गया कि वो एक मतलब एक गाड़ी सी है, उसमें पैसे भर के लेके जा रहा है वो, बस उससे थोड़ा सा खाने पीने का सामान आ रहा है उसके साथ। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे जितनी जर्मनी पे जो थी और जितने भी उस पर लगाए गए थे चार्जेस वगैरह, तो उससे क्या है तो उन्होंने पैसा छाप लिया था बहुत सारा वहाँ पे, तो उनका जो सिस्टम था वो सारा क्रैश कर गया था। जैसे क्या था ये सब जो अपना शेयर मार्केट वाला है जो बीएससी और एनएससी वाला सिस्टम, तो ऐसा इससे भी थोड़ा वो मतलब कनेक्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, जो भी डायमेंशन आपको लगे वो सर से बताना बिल्कुल। और बाकी में कई सारे डायमेंशन का फर्क पड़ेगा, ऐसे कोई नहीं होता। वो एक आरबीआई वही नहीं छापेगी, उस पर एक डायमेंशन रहता है कि इतना उस पर सोना होना चाहिए, ये भी तो रहता है। ऐसे ऐसे छाप ले तो हर कोई देश अपने यहाँ करेंसी छाप ले और किसी जैसे कर्ज लेना पड़ता है, IMF से लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। ऐसी हो तो कोई भी देश एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा भाई। मुद्रा की जो वैल्यू है वो तरलता है, वो कहीं न कहीं असमंजस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। जी सही बात है।